अस्सलाम वालेकुम। हमना विद ENG 201। आपका लेसन नंबर है 6। और माजरत चाहती हूँ, मैंने पिछले लेक्चर में ही सारा कवर कर दिया था, लेकिन कुछ इशू हुआ जिसकी वजह से लेक्चर जो है वो हाफ रह गया। तो पैंथम रीडर का मैंने आपको बताया था, आपकी जो लेटर, आपकी एप्लीकेशन जो जिसको आपने लिखी होती है उसके अलावा कोई और अननेम्ड पर्सन जो पढ़ता है वो पैंथम रीडर होता है। फ्यूचर रीडर वो जो आपके लेटर या जो भी चीज़ लिखी है रिटन फॉर्म में मौजूद हो वो बाद में यूज़ किया जाए फ्यूचर में, तो वो आपके फ्यूचर रीडर्स कहलाते हैं। इसकी मैंने एग्जांपल आपको टीचर्स की दी थी, बहुत अच्छी एग्जांपल थी। और नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स रीडर्स। यहाँ से आपका जो है टॉपिक वो छूटा था पिछले लेक्चर में, तो स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स रीडर। कॉम्प्लेक्स रीडर्स आर द रीडर्स कंसिस्टिंग ऑफ डाइवर्स ग्रुप्स विद वाइडली वेरिंग बैकग्राउंड्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो रीडर्स होते हैं जो आपका लेटर या एप्लीकेशन जो पढ़ रहे होते हैं उनका बैकग्राउंड और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज होती हैं। इसकी एग्जांपल मैं अगर आपको दूं कि आपने लेटर जो है जॉब के लिए एज अ टीचर लिखना है, या वैसे कह लो आपने किसी भी जॉब के लिए करना है, तो मैं टीचर के लिए आपको एग्जांपल देती हूँ। आपने लेटर जो है वो प्रिंसिपल को लिखा है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जो प्रिंसिपल है उसको लिखने के आपने तो लिख दिया, लेकिन उनकी जो मेंटालिटी लेवल है, लेकिन उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनकी वो और होंगी। अब उन्होंने अपना आपका जो लेटर लिखा हुआ है वो लेटर अपने जो स्कूल के हेड मिस्ट्रेस हैं या हेड मास्टर हैं उनको दिखाना है, उनको पढ़ाना है। अब हेड मास्टर की मेंटालिटी और होती है बनिस्बत प्रिंसिपल की। प्रिंसिपल ने ओवरऑल व्यू लेके फैसला करना होता है, लेकिन हेड मास्टर जो होता है उन्होंने सारी चीज़ें देखी होती हैं, क्योंकि उन्होंने हर टीचर के साथ उनका कांटेक्ट होता है, उन्होंने क्लासेस में बच्चों को देखा होता है, उनके बिहेवियर को देखा होता है, उनकी मेंटालिटी और होगी। क्या पता आपका लेटर जो है प्रिंसिपल ने एक्सेप्ट कर लिया हो, आपको एज अ टीचर जॉब देने के लिए वो राज़ी हो गए हों, लेकिन जो बैकग्राउंड, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो चीज़ें एक हेडमास्टर ने समझी उनके लिहाज से आप टीचर के जॉब के लिए क्वालिफाई नहीं हो। तो ये कॉम्प्लेक्स रीडर होते हैं। मतलब आपने चीज़ ऐसे लिखनी है कि दोनों जो हैं, प्रिंसिपल भी और जो हेडमास्टर भी, दोनों आपके लेटर से इम्प्रेस हों और आपको कोई भी कम्प्लेक्सिटी का शिकार हो गए वो जॉब आपके हाथ से ना जाए। इतना बहुत है डिटेल में। अच्छा जी, गाइडलाइन 5 है, फिल इन अ सैम्पल वर्कशीट दैट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हेन डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब आपको यहाँ पे ये कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं कि आपने अगर अपनी लेटर लिखना है अपना, उसमें क्या क्या चीज़ आपने मेंशन करनी है और क्या क्या चीज़ आपने किस स्टेप पे लिखनी है। पहले आपने ओवरऑल पर्पस देना है कि आपका पर्पस क्या है, आप क्यों एक लेटर लिख रहे हो। उसके बाद रीडर्स प्रोफाइल देनी है। नेक्स्ट स्टेप होगा आपका रीडर्स इंफॉर्मेशन नीड, जो उनको चाहिए होगी वो आपने लिखना है लेटर में। फिर आएगा रीडर्स यूज ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, और नेक्स्ट होगा रीडर्स एटीट्यूड। अब क्या हुआ, ओवरऑल पर्पस आपका क्या है कि आप क्यों लिख रहे हो, वो जो लेटर है, मेमो है, एप्लीकेशन है, जो भी आप लिख रहे हो वो क्यों लिख रहे हो। अब दीज आर द क्वेश्चंस टू कंसीडर व्हाइल ट्राइंग टू फाइंड आउट ओवरऑल पर्पस ऑफ योर डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन क्या होंगे, व्हाट आर यू राइटिंग, आप लिख क्या रहे हो। आपका जो लिखने का स्टाइल है वो लेटर है, एप्लीकेशन है, आपको खुद पता है। लेटर का जो स्टार्टिंग है वो और तरीके से होती है, एप्लीकेशन का और तरीके से होती है। व्हाट प्रॉम्प्ट्स यू टू राइट, आपने क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रॉम्प्ट्स लिखने हैं। उसके बाद व्हाट आउटकम डू यू डिज़ायर, आपका मकसद क्या है, आप उससे हासिल क्या करना चाह रहे हो लेटर या एप्लीकेशन लिखने के बाद। रीडर्स प्रोफाइल क्या है, क्वेश्चंस जो रीडर कंसीडर करना चाहता है फॉर नोइंग अ रीडर। रीडर अपने लिए जो चीज़ चाह रहा है उस लेटर में वो क्या है, हु इज़ द प्राइमरी रीडर। व्हाट इज़ द रीडर्स रिलेशनशिप टू यू, उस रिलेशन क्या है जो रीडर आपका एप्लीकेशन लेटर पढ़ेगा उसका रिलेशनशिप आपके साथ क्या है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपने टीचर की जॉब करने के लिए लेटर लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है, तो हमारे माइंड में होगा कि हम जो हैं प्रिंसिपल को लेटर लिखे हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा वो कहते थे मौदबाना वर्ड्स यूज़ करते होते हैं, बहुत ज़्यादा प्लीज़ वर्ड यूज़ करते होते हैं कि लोग जो हैं हमें कोई ज़्यादा बुरे अंदाज में ना देखें।
व्हाट आर योर रीडर्स जॉब टाइटल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके जो रीडर आपका लेटर पढ़ेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद हु एल्स माइट रीड योर कम्युनिकेशन, सबसे ज़रूरी बात, अहम बात कि और कौन इंसान है जो आपका लेटर पढ़ सकता है, आपने उनको भी ध्यान में रखते हुए अपनी चीज़ प्रेजेंट करनी है ताकि कोई और भी पढ़े तो उस पे आपका इफेक्ट ना हो। जैसे मैंने आपको कॉम्प्लेक्स रीडर में एग्जांपल दी थी। हाउ फेमिलियर इज़ द रीडर विद योर कम्युनिकेशन, आपने चीज़ ऐसी लिखनी है कि वो आपकी चीज़, लिखी हुई चीज़ से जो रीडर पढ़ रहा है उसको ज़्यादा मुश्किल ना हो आपकी लेटर पढ़ते हुए। अगर मुश्किल होगी जाहिर बात है आपने वर्ड इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेट लिख दिए हैं, हाई लेवल के लिख दिए हैं, तो क्या पता वो मेरे जैसा बेचारा आगे से रीडर पढ़ने वाला हो तो उसको एक वर्ड नहीं पता चलेगा, वो जाएगा सर्च करेगा जी इसका मतलब क्या है, फिर आगे एक दो लाइन पढ़ेगा, फिर उसको मतलब नहीं बताएगा, वो फिर सर्च करेगा। इस तरह उसको जो है डिफ़िकल्टी होगी, आपका लेटर जो है साइड पे कर दिया जाएगा, भाई हमसे तो ये नहीं पढ़ा जाता, इसको हमने जॉब पे रखना ही नहीं है। आपने अपनी तरफ से तो अच्छा काम किया कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल के वर्ड्स यूज़ किए, लेकिन कहीं ना कहीं वो हाई लेवल आप पर भारी पड़ सकता है। हाउ फेमिलियर इज़ द रीडर विद योर स्पेशलिटी, आपकी जो स्पेशलिटी है उससे कितना ज़्यादा फेमिलियर है रीडर, वो भी आपने देखना है। डज योर रीडर हैव सर्टन कम्युनिकेशन प्रेफरेंसेस, आपने ये भी देखना है कि क्या वो जो रीडर है उसके पास कम्युनिकेशन ज़्यादा अच्छी है आपसे या ज़्यादा बेहतर होगी या नहीं होगी। तो हमने क्या रास्ता इख्तियार करना है, दरमियाना। हमारे इस्लाम में भी यही कहा गया है कि रास्ता जो है वो दरमियाना इस्तेमाल करो, ना इतना ज़्यादा ऊंचा उड़ो ना इतना ज़्यादा ज़मीन पे रहो, दरमियान में रहो। अच्छा जी, नेक्स्ट है रीडर्स इंफॉर्मेशन नीड, रीडर्स चाहते क्या हैं आपकी उन चीज़ों में से। व्हाट आर द की क्वेश्चंस योर रीडर विल आस्क व्हाइल रीडिंग, अब आपने क्या करना है, उनके जो माइंड में क्वेश्चंस हैं वो आपने खुद ही अपने लेटर एप्लीकेशन में लिख देने हैं आंसर्स। अब क्वेश्चन उनका क्या होता है कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, हम मेंशन कर देते हैं बाकायदा। आप कहते हैं कि हाँ जी पता नहीं इसने पीछे जो है इसका कोई एक्सपीरियंस है कि नहीं, हम बाकायदा वो भी मेंशन करते हैं। अगर उसके क्वेश्चन माइंड में ये है कि ये जो है गर्ल है या बॉय, बाकायदा हमारा सिंपल स्टार्टिंग में मेंशन होता है कि हाँ जी मेरा नाम ये है और नेम से पता चल जाता है कि हमारा जेंडर क्या है। तो हम लोगों का मकसद एप्लीकेशन लेटर लिखने का क्या होता है कि रीडर के माइंड में जो जो क्वेश्चन है उन सब के आंसर हमारे लेटर में मौजूद हो ताकि उसको कहीं और से सर्च ना करना पड़े, किसी और से पूछना ना पड़े और सारी चीज़ उनके पास मौजूद हो। हाउ विल योर रीडर सर्च फॉर आंसर्स, और वही बात मैंने पहले कहा दी है कि उनको ज़्यादा मुश्किल में नहीं डालना अपने रीडर्स को कि वो कहीं और से जाके आपके आंसर्स ढूंढें। रीडर्स यूज़ ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड, आप रीडर को क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। हाउ विल द रीडर यूज़ द इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइड, अब रीडर यूज़ का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स रीडर पे फिर वापस चलेंगे। उन्होंने जो हेडमास्टर है उन्होंने आपके जो चीज़ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जो लेटर दिया हुआ है उन्होंने अपने लिहाज से पढ़ा, लेकिन जो प्रिंसिपल है उन्होंने अपने लिहाज से पढ़ा। अब आपने कुछ ऐसा लिखना है कि अगर हेडमास्टर पढ़े तो वो भी उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हो, और अगर प्रिंसिपल पढ़ता है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ आपकी लेटर ठीक हो। व्हाट विल द देयर पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन, उनके कंपैरिजन देखना है कि वो क्यों आपको जो है हेडमास्टर जो है आपको निगलेक्ट कर रहा है और प्रिंसिपल आपको रखने के उसमें, उसमें क्या होता है आपने मेंशन ये करना था। अब टीचर तो आपने पता नहीं बनना है कि नहीं बनना, तो मेंशन ये करना था कि हाँ जी हमारा क्लास पे कंट्रोल है, हम लोग बच्चों को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, एट अ टाइम हम लोग उनको पढ़ा भी सकते हैं, उनको चीज़ समझा भी सकते हैं। तो ये सारा कंपैरिजन है। कंपैरिजन कौन करता है, हेड मास्टर और प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को तो ये चीज़ नहीं पता ना कि हाँ जी बच्चों को कितना स्ट्रिक्टली चीज़ हैंडल करनी है, टीचर ने कितना उनको टाइट रखना है अपना हाथ और कितना जो है लूज़ रखना है हाथ। तो ये चीज़ें हेडमास्टर को बताते हैं क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं क्लासेस में राउंड लगा के रोज़ उस चीज़ को देखना होता है। अच्छा जी, रीडर्स एटीट्यूड, उसका एटीट्यूड कैसा होगा ये आपने देखना है। व्हाट इज़ द रीडर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स योर सब्जेक्ट, एटीट्यूड क्या है, उसका बिहेवियर क्या है आपके सब्जेक्ट के लिहाज से। अब उसका बिहेवियर कैसे आपने करना है, दो तरीक़ों से आप कर सकते हैं। जैसे प्रिंसिपल और हेडमास्टर का बिहेवियर है, दोनों का एटीट्यूड चेंज है आपके लेटर एप्लीकेशन को देख के। अगर वो नहीं तो दूसरी तरफ एटीट्यूड जो है,
अगर आपका लेटर बहुत ज़्यादा हाई लेवल में चीज़ें लिखी होंगी, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा, वो जो सेंटेंस यूज़ किए होंगे बहुत ज़्यादा हाई होंगे, तो उनका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है आपकी तरफ, तो वो चीज़ देखनी है, एटीट्यूड में आ जाएगा। व्हाट इज़ द रीडर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स यू, आपके सब्जेक्ट की तरफ उसका बिहेवियर क्या है और आपकी तरफ उसका बिहेवियर क्या है, ये चीज़ है। अच्छा जी, सैम्पल वर्कशीट टू डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स, सैम्पल वर्कशीट आपने देखनी है कि अब आपने डिफाइन कैसे करना है, लिखना क्या है, ये देख लें। ओवरऑल पर्पस क्या है, रीडर्स प्रोफाइल, वही चीज़ दोबारा दी है लेकिन ये बाकायदा उन्होंने क्वेश्चन आंसर्स के तौर पे आपको लिख के दिया हुआ है। रीडर्स इंफॉर्मेशन नीड और रीडर्स यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, रीडर्स एटीट्यूड। अब ये देख लें क्या चीज़ है, उन्होंने कहा हुआ ओवरऑल पर्पस, व्हाट आर यू राइटिंग, अ प्रपोजल दैट आवर सॉफ्ट कंपनी एडम्स सॉफ्ट should assign the international projects to most reliable engineer। अब आपका लिख क्या रहे हो, एक प्रपोजल लिख रहे हो, ठीक है ना, जिसने क्या करना है, असाइन करना है कि आपको असाइन कर लिया जाए एडम सॉफ्ट की कंपनी में सॉफ्टवेयर वाले में। व्हाट प्रॉम्प्ट्स यू टू राइट, अब प्रॉम्प्ट्स क्या करना है, आई थिंक दिस वे वी शुड कंप्लीट फॉरेन प्रोजेक्ट्स प्रॉम्प्टली एंड बिल्ड द कंपनीज क्रेडिबिलिटी। अब प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं कि आप उनको यकीन दिलाओ कि हाँ जी मैं आपकी कंपनी में आऊँगा तो आपकी कंपनी को इतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, आपकी कंपनी इतनी ज़्यादा हाई लेवल पर प्रॉफिट ले सकती है। तो ये देख लें, उन्होंने उसने कहा है कि मैं जो हूँ अगर आता हूँ तो आपके जो फॉरेन प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट करवा दूंगा। व्हाट आउटकम डू यू डिज़ायर, आई वुड लाइक द न्यू मेथड टू बी पुट टू इफेक्ट एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, अब प्रोफाइल में क्या आता है, प्राइमरी रीडर क्या है, ज़ारा सईद है। व्हाट इज रीडर्स रिलेशनशिप, शी कह रही है, वी सी ईच अदर डेली बट स्टिल हैव अ फॉर्मल रिलेशनशिप। हम लोग रोज़ एक दूसरे को देखते हैं लेकिन फॉर्मल रिलेशनशिप है, इनफॉर्मल नहीं है। फॉर्मल और इनफॉर्मल मैंने आप लोगों को शायद ऊपर वाले लेसन में बताया हुआ था। फॉर्मल क्या होता है, आप लोग एक अच्छे तरीके से बात करें एक दूसरे के साथ। इनफॉर्मल जैसे हम लोग दोस्तों में बैठे बैठाए जो मुंह में आता बोल देते हैं, वो इनफॉर्मल रिलेशन है। व्हाट आर योर रीडर्स जॉब टाइटल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसकी जॉब क्या है रीडर्स की और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ही इज़ द हेड ऑफ द प्रोजेक्ट असाइनमेंट कमिटी फॉर एडम स्मिथ, वो क्या है, हेड है, तो जाहिर बात है उसका जो मेंटालिटी लेवल है वो कुछ और होगा, और जो उससे ऊपर होंगे जिनकी कंपनी है वो शायद उनका मेंटालिटी लेवल और अच्छा हो। हु एल्स माइट रीड योर कम्युनिकेशन, मिस्टर उमैर हफीज़, मिस्टर ख्वाजा उसामा, और ये सारे जो हैं चीफ असिस्टेंट हैं। मे इट रीड, ये आपके जो हैं कम्युनिकेशन को रीड कर सकते हैं। हाउ फेमिलियर इज द रीडर विद योर कम्युनिकेशन, शी इज़ द हेड ऑफ द present system of assigning, she has used the current system for 3 years, she does not know that I am proposing an alternative। अब क्या हुआ, उसको नहीं पता कि आप जो है प्रपोजल लेटर लिख रहे हैं उनको। अब प्रपोजल लेटर क्या था कि वो आपको आप जो है अपनी कंपनी में जॉब दें और आप उनको जो है एक्स्ट्रा प्रॉफिट उनकी कंपनी में देंगे। अच्छा, हाउ फेमिलियर इज द रीडर विद योर स्पेशलिटी, वेरी फेमिलियर, ये चीज़ें आपने देखनी है। अब आगे जो है क्वेश्चन वो मैंने ही पढ़ी, आप खुद पढ़ लीजिएगा, इतना कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट है रिवीजन ऑफ गाइडलाइन, वही चीज़ बार बार आपको उन्होंने रिवाइज कर दिया, देख लीजिएगा इसको। स्टाइल गाइडलाइन देख लेते हैं। स्टाइल गाइड्स are widely used in the professions and in organization to achieve a uniform document look by identifying the formal requirements for documents appearance। अब स्टाइल क्या होता है, हम लोग खुद कहते थे कि हमारा जो है स्टाइल बहुत अच्छा है, हम लोगों ने जो हेयर स्टाइल बनाने हैं वो बहुत अच्छे बनाने हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे कि हम लोगों ने जो आउटलाइन देनी है, जो गाइडलाइन दे रहे हैं, उनका स्टाइल इतना अच्छा हो कि लोग एक नज़र में आपकी चीज़ को देखें तो उनको आपका जो डॉक्यूमेंट का अपीयरेंस है उससे पता चल जाएगा आपकी जो चीज़ लिखी हुई है वो कितनी अच्छी है, कितनी बेहतर है और कितनी सफाई से लिखी हुई है। दे आर task oriented documents in the sense that they provide definite instructions for preparing a document। अब जो स्टाइल गाइडलाइंस होते हैं वो टास्क ओरिएंटेड डॉक्यूमेंट होते हैं, क्योंकि वो हमें प्रोवाइड करते हैं इंस्ट्रक्शंस, क्या हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को किस तरीके से क्या क्या चीज़ें किस किस लिहाज से, मतलब पहले नाम लिखें, फिर अपनी क्वालिफिकेशन लिखें, फिर उसके बाद जो है अपनी वो एक्सपीरियंस लिखें। तो ये सारी जो है ये आपके स्टाइल्स हैं जिस लिहाज से आपने अपना लेटर एप्लीकेशन लिखने होते हैं। इन द स्टाइल गाइड्स इंस्ट्रक्शंस आर जनरली प्रोवाइडेड फॉर न्यूमरस डॉक्यूमेंट एलिमेंट्स।
अब जो स्टाइल गाइड्स हैं उसमें इंस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से दी जाती हैं, वो अब स्टाइल गाइड्स जो हैं वो देख लें। पेज फॉर्मेट, आपको पेज फॉर्मेट बता दिया जाता है कि आपने हेडर पे क्या लिखना है, फुटर पे क्या लिखना है, पेज का सैम्पल क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड होना चाहिए, सिंपल हो, टाइटल पेज क्या है उसका, ये सारी चीज़ें स्टाइल गाइडलाइन में होती हैं। नंबरिंग सिस्टम, आपका पेज क्या है, आपके ग्राफिक्स किस तरह के होने चाहिए, कितने नंबर होने चाहिए, सेक्शंस कितने होने चाहिए, ये सारी चीज़ें। हेडिंग एंड सब हेडिंग, ये जो है हेडिंग और सब हेडिंग मेरे ख्याल से आपके 22nd 3rd लेक्चर में जाके बहुत अच्छे तरीके से समझाए हुए हैं। अब हेडिंग और सब हेडिंग में जो है, अगर आपको मैं सिंपल अपनी आपकी टेक्स्ट बुक्स में लेके जाऊँ तो हेडिंग क्या होता है, आपका जो चैप्टर होता है, चैप्टर्स का नाम हेडिंग्स है। सब हेडिंग उसमें अंदर जो टॉपिक्स दिए होते हैं वो सब हेडिंग्स है, तो उनका जो पैटर्न होता है वो थोड़ा सा चेंज होता है। अगर हम लोग फर्स्ट चैप्टर लिख रहे हैं तो चैप्टर्स में जो टॉपिक्स हैं वो 1.2, 1.3, 1.4 इस तरह चलेगा। अगर 1.2 जो सब हेडिंग है उसमें भी अगर सब हेडिंग है तो 1.2A हो जाएगा, 1.2B हो जाएगा, अलग-अलग ये सब हेडिंग्स चलती जाती हैं। ग्राफिक्स एलिमेंट्स भी यूज़ होते हैं गाइडलाइंस में, यूजेज भी होता है। पंक्चुएशंस आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, वैसे भी आप लोग देख लें। मैकेनिक्स, डॉक्यूमेंट पैकेजिंग, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पैकेजिंग। आपकी जो बाहर की हुलिया अच्छा होगा, देखने को अच्छा लगेगा, तो लोग आपके अंदर वाली जो मटेरियल है, आपका लेटर है, वो भी देखने को उनका दिल करेगा। अब सिंपल बात है, ये मैं आपको अगर कहूँ इंग्लिश जो है 201 का लेक्चर, इसका जो फ्रंट पेज जो आपको एक इमेज दी जा रही है वो अगर अच्छी होगी तो आप लोगों का दिल करेगा कि हाँ जी, अगर इमेज इतनी अच्छी है तो लेक्चर भी शायद अच्छा हो। तो ये है डॉक्यूमेंट पैकेजिंग। आपकी पैकेज जितना अच्छा होगा, पैकिंग जितनी अच्छी होगी, उतना आपका पहला जो अफेक्टिव पड़ेगा आपके डॉक्यूमेंट पे, असर पड़ेगा, वो पैकेज की वजह से होगा, पैकेजिंग की वजह से होगा जो आपने पैकिंग में देना है। फॉर मैनी डॉक्यूमेंट्स इट इज़ अ गुड आइडिया टू आइडेंटिफाइंग अ स्टैंडर्ड ऑफ स्टाइल। आपने जब भी डॉक्यूमेंट, जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट में ये होता है कि आपका स्टैंडर्ड स्टाइल होता है उनको लिखने के लिए, उनको प्रेजेंट करने के लिए, सो डैट यू मे अचीव अ कंसिस्टेंसी ऑफ स्टाइल, ताकि आपका स्टाइल में कंसिस्टेंसी रहे, आगे पीछे ना हो। कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट, नॉट ओनली। अब इम्पॉर्टेंट क्यों है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि वाई कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट। अब दो बातें इनमें बताई गई हैं। बिकॉज इट जेन्युइनली इम्प्रूव्स द रीडर्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड योर मटेरियल। पहली बात तो यह है कि आप अगर कंसिस्टेंसी से चीज़ लिख रहे हो, पहले हेडिंग दी आपने अपने बारे में, उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, बार बार वही चीज़ बता रही हूँ ताकि आप लोगों का माइंड डाइवर्ट ना हो। उसके बाद आप का जो है एक्सपीरियंस है, फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, तो एक सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं। जो रीडर आपकी चीज़ पढ़ेगा उसको आपके मटेरियल में सारी चीज़ें अच्छे तरीके से नज़र आएंगी। तो आपकी कंसिस्टेंसी जो होगी उससे रीडर को मुश्किल नहीं होगी और आप पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। शायद आप जिस वजह से लेटर या एप्लीकेशन जो भी लिख रहे हो, प्रपोजल, वो आपका एक्सेप्ट हो जाए। बट आल्सो दूसरा पॉइंट क्या है, बिकॉज इट गिव्स द रीडर्स कॉन्फिडेंस इन योर एबिलिटी टू असर्ट कंट्रोल ओवर एनी डिटेल। और दूसरी बात ये है कि उसको कॉन्फिडेंस होगा कि अगर हम लोग आपको अपॉइंट करते हैं उस चीज़ के लिए, उस जॉब के लिए, तो आप अच्छे से उस चीज़ को मैनेज कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।